राहुल गांधी कह रहे हैं देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है। दूसरी तरफ सरकार कह रही है सब चंगासी। 2025-26 के वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.7% रही, उम्मीद से ज्यादा। इस बीच पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दर घटा दी गई है। सरकार और विपक्ष के दावों के बीच हकीकत क्या है? आंकड़े क्या कहते हैं? क्या सच में भारत किसी इकोनॉमिक क्राइसिस के मुहाने पर खड़ा है? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्ते, सच्चिदानंद नाम है मेरा और आप देख रहे हैं पढ़ो भारत। सबसे पहले बात जो ताजा खबर रही, हालिया घटना में गैस सिलेंडर जो उज्ज्वला योजना के तहत मिलता है उसमें सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या 9 से घटाकर 4 कर दी गई है। 2016 में शुरू हुई इस योजना के तहत सरकार ने आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग को मुफ्त गैस कनेक्शन और साल में रियायती दरों पर 9 सिलेंडर देने का वादा किया था। शुरू में 12 भी था। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस महकमे के राज्य मंत्री गोपी ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया था कि 2 चरणों में लागू हुई इस योजना में अब तक 10.58 करोड़ महिलाओं को सिलेंडर के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। बीपीएल परिवार, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के परिवारों को इस योजना का लाभ दिया गया है। भारत सरकार ने एक नियम के मुताबिक अब सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या घटा करके 9 से 4 कर दिया है। सरकार के मुताबिक गैस और तेल के दामों के चलते तेल कंपनियों पर जबरदस्त आर्थिक बोझ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दामों के हिसाब से सिलेंडर की कीमत 1600 होनी चाहिए, ये सरकार के लोगों का तर्क है। ऐसा सरकार के लोग दावा कर रहे हैं। फिलहाल भारत में गैस सिलेंडर के दाम 942 है, ऐसा अभी बताया जाता है, लेकिन बाकी सिलेंडर के दाम कितने महंगे हैं वो हम और आप जानते हैं। कमर्शियल सिलेंडर कितना महंगा है और जो छोटा वाला सिलेंडर है वो कितना महंगा है। कहने का मतलब है गैस सिलेंडर पर पहले पर्याप्त सब्सिडी थी, अब सरकार कह रही है कि अब इससे ज्यादा सब्सिडी हम नहीं दे पाएंगे। सरकार की तरफ से दूसरे तर्क दिए जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले कनेक्शन में अधिकांश तौर पे 4 से 5 ही सिलेंडर रिफिल कराए जाते हैं। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार के अपने तमाम दावे हैं इस मसले पर, लेकिन इसी बीच 3 जून 2026 को कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी ने दिल्ली में स्थित कांग्रेस के हेडक्वार्टर में जो उनका कार्यक्रम था, आदिवासी प्रोफेशनल कॉन्क्लेव के मंच पे उन्होंने कहा आर्थिक सुनामी आने वाली है, इसे टाला नहीं जा सकता। इसके 2 दिन बाद प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से प्रेस रिलीज जारी करके कहा गया कि भारत पिछली वित्त वर्ष की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वह 7.7 रही, यह उम्मीद से अधिक रहा। 2025-26 के आखिरी तिमाही में ग्रोथ रेट 7.8% रही। खास बात यह है कि ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध की शुरुआत हुई थी 28 फरवरी 2026 को। लगभग 40 दिन चले युद्ध का असर 25-26 की आखिरी तिमाही में नहीं दिखा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस युद्ध से भारत की अर्थव्यवस्था अछूती रहने वाली है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ रेट में 1.1% की गिरावट का अनुमान लगाया है। वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध और कमजोर मॉनसून के चलते भारत की अर्थव्यवस्था 2026-27 में उसकी ग्रोथ रेट जो है 6.6 रहने का अनुमान है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ईरान युद्ध चल रहा है, इसका असर भारत पे पड़ने वाला है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि भारत की एनर्जी सेक्टर पर जो डिपेंडेंसी है, जो भारत इंपोर्ट पे उसकी निर्भरता है, यह सबसे बड़ी वजह है। भारत अपनी जरूरत का 88% ऑयल इंपोर्ट करता है। इसका बड़ा हिस्सा वेस्ट एशिया के देशों से आता है। फिलहाल चल रही जंग के चलते भारत ने अपनी निर्भरता रूस और दक्षिण अमेरिका के देशों की तरफ बढ़ाई है। आ रही है, लेकिन क्रूड ऑयल के बढ़े दामों ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर बुरा असर डाला है। इसके एक आंकड़े से समझिए कि इस महीने जो इस साल के फरवरी में भारत 150 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है,
बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। भारत फरवरी में 150 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, इसके बदले में वो 9.8 बिलियन खर्च करता है, जबकि अप्रैल 2026 में भारत ने 143 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था और भारत कितना पैसा चुकाया था? 15.37 बिलियन। यहां 150 मिलियन बैरल खरीदा, 9.82 बिलियन डॉलर खर्च किए। यहां 143 यानी तेल कम हुआ, लेकिन पैसा हमको ज्यादा देना पड़ा। क्यों? इसकी वजह यह है कि भारत का रुपया पहले के मुकाबले काफी कमजोर हो गया है। यह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव बना रहा है, लेकिन क्रूड ऑयल की कीमत ही बढ़ोतरी की दबाव की वजह नहीं है। डॉलर और पैसे का यह इकलौती वजह नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा जरिया प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजा जाने वाला पैसा भी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार प्रवासी भारतीयों ने वित्त वर्ष 2025 में 135 बिलियन डॉलर भारत भेजे थे। दुनिया भर में भारत अपने डायस्पोरा से जो रेमिटेंस मिलता है, जो रिसीव करता है, वो इस साल अव्वल रहा। इसमें एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों के जरिए आता है। पिछले वित्त वर्ष में 51 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस खाड़ी देशों से आया था, यानी कुल रेमिटेंस का 38% था। युद्ध शुरू होने के बाद बड़ी तादाद में प्रवासी भारतीय देश लौट आए थे। खाड़ी देशों में रह रहे कई प्रवासियों ने अपनी बजट को रिस्क फ्री रखने के लिए उन्होंने भारतीय खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। इस वजह से युद्ध के शुरुआती दौर में भारत में आ रही रेमिटेंस में उछाल देखा गया। लेकिन अगर खाड़ी देशों में यदि युद्ध ज्यादा लंबा खिंचता है, वेस्ट एशिया में इसी तरह से बवाल मचा रहता है, तो वो जो पैसा आ रहा है उसमें गिरावट देखी जा सकती है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ने वाला दूसरा बड़ा दबाव यहां से आ रहा है। अब चलते हैं विदेशी मुद्रा भंडार के तीसरे जरिए की तरफ। भारत शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाली विदेशी संस्थागत निवेशक FII यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वो लाते हैं। आपके देश में विदेशी मुद्रा भंडार भारतीय बाजार में 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस और कोविड जैसे ध्वजकों के बीच भी शेयर बाजार जो है उसने साबित किया कि उसकी बुनियाद बहुत मजबूत है। इसी वजह से विदेशी निवेशकों ने भारत को चुनना शुरू किया। भारत को एक उभरते बाजार के तौर पर देखा गया, लेकिन पिछले 1 सालों से हम देख रहे हैं कि विदेशी निवेशकों ने भी धीरे धीरे रिटर्न और टैक्स पॉलिसी के चलते बिकवाली का माहौल उनमें भी बना हुआ है। विदेशी निवेशकों ने 2025 के साल में भारतीय बाजार से 1.66 लाख करोड़ निकाले थे, लेकिन यह चक्र 2026 में और तेज हो गया। 2026 में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से 2.5 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। मतलब विदेशी मुद्रा भंडार पर चौतरफा दबाव है। इसके चलते रुपए की कीमत लगातार घट रही है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे इस चौतरफा दबाव की सारी जिम्मेवारी वेस्ट एशिया की जंग पर नहीं डाली जा सकती है। पिछले 10-12 सालों में भारत सरकार की आर्थिक नीतियां भी इसके लिए बड़ी जिम्मेवार है। इस पर इंडियन एक्सप्रेस में अर्थशास्त्री सुजीत भल्ला ने एक लंबा रिपोर्ट लिखा। जाने माने अर्थशास्त्री सुजीत भल्ला ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल में लिखा। इस आर्टिकल की वजह से तमाम अर्थशास्त्रियों के बीच में बहस शुरू हो गई। सुजीत भल्ला ने यह कहा कि इंडोनेशिया और भारत दोनों ने जो बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसमें रिफॉर्म किया, लेकिन भारत ने दूसरा रास्ता या गलत रास्ता चुन लिया। और इसके लिए वो क्या आर्गुमेंट देते हैं? वो कहते हैं कि 2025-26 में भारत में आने वाला कुल विदेशी निवेश जो है वो 94.5 अरब डॉलर के आसपास पहुंच गया। मतलब 100 अरब डॉलर का जो आंकड़ा था उसके करीब पहुंच गया। लेकिन असली तस्वीर जो है वो नेट FDI में सामने आती है। वो कहते हैं कि इस हिसाब से भारत का जो शुद्ध विदेशी निवेश या नेट FDI है वो केवल 41 अरब डॉलर है। मतलब कि जो 17 साल पहले 2008-9 में जिस स्तर पे हमारे पास FDI था, हम उसी स्तर पे पहुंच गए हैं। और दूसरा वो आर्गुमेंट ये देते हैं कि भारतीय कंपनियां बड़े पैमाने पे भारत में इन्वेस्ट करने के बजाय बाहर इन्वेस्ट कर रही है। मतलब भारतीय कंपनियों ने इस वित्तीय वर्ष में 33.3 करोड़ जो है वो भारत से बाहर निकाला है, बाहर इन्वेस्ट किया है। तो इस हिसाब से हम देखें तो भारत का जो नेट FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो कि ग्राउंड पे लग रहा है, वो GDP का 0.77% होता है। मतलब 1% भी नहीं है। तो ऐसे में तमाम आंकड़ों के बावजूद जो है भारत की इकोनॉमी को जो बूस्ट मिलना चाहिए FDI से वो नहीं मिल रही है। सरकारी नीतियों की वजह से भल्ला ने नेट FDI में एक गिरावट के लिए भारत की बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को लेकर अपनाई जा रही नीति को कसूरवार बताया। लेकिन यहाँ ये समझने की जरूरत है कि
BIT यानी बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या है? क्या भला आसान भाषा में कहा जाए तो ये दो देशों के बीच होने वाली एक संधि है जिसमें दोनों देश अपने अपने निवेशकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण के लिए भारत की कोई कंपनी जापान में निवेश करती है, यह जापानी कंपनी भारत में निवेश करती है तो बीट यह सुनिश्चित करता है कि सरकार मनमाने तरीके से निवेशकों की संपत्ति या कंपनी को जब्त ना करे, विदेशी निवेशकों के साथ भेदभाव ना हो, विदेश निवेशकों को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवहार मिले, विवाद होने पर निवेशक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में जा सके। एक तरीके से यह सुरक्षित रखने की गारंटी है। लेकिन भारत में 2011 में एक केस ने बीट को, जो कि बाइलेटरल ट्रीटी है, उसको तहस नहस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह मामला था ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनी वाइट इंडस्ट्रीज और कोल इंडिया के बीच। वाइट इंडस्ट्रीज ने 2011 में कोल इंडिया के खिलाफ $22 लाख हर्जाने का मुकदमा किया। कोल इंडिया ने पहले उसके खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में अपील की, फिर दिल्ली हाईकोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने वाइट इंडस्ट्रीज के हर्जाने के दावे को सही ठहराया और कोल इंडिया को मूल रकम पर ब्याज देने का निर्देश जारी किया। सरकार ने इस फैसले को अपमान की तरह लिया और 2016 में मोदी सरकार ने बीट की नीति बदल दी। सरकार ने नया नियम बनाया कि विदेशी निवेशक किसी भारतीय कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले 60 महीने का कूलिंग पीरियड लेंगे। ऊपर से भारतीय न्याय प्रक्रिया जिसमें न्याय हासिल करने में सालों लग जाते हैं। अब आप बताइए कि जो लोग भारत में निवेश करना चाहेंगे, क्या उनके बाद उनका कैसा भरोसा रहेगा? इसके अलावा भारत सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशक यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसे हम FII कहेंगे, उसे भी हतोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विदेश के कई पेंशन फंड भारत में बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाते हैं, लेकिन सरकार ने बॉन्ड से जो हो रही प्रॉफिट पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। सामान्य तौर पर विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए उन्हें इस किस्म की जो स्कीम होती है उसमें टैक्स की छूट दी जाती है। दूसरी तरफ रुपए की कीमत में लगातार हो रही गिरावट है और FII जो रिटर्न है इससे यह भी सीमित हो गया। ऐसे में FII भी बाहर जाने लग गया दूसरे देशों में। एक तरफ देश की विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव है, दूसरी तरफ देश में फ्री वीज पॉलिटिक्स है। एक अनुमान के मुताबिक केंद्र सरकार ने पिछले एक दशक में शौचालय, घर, कुकिंग और जो वेलफेयर स्कीम के नाम पर 9 से 11 करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट कैश ट्रांसफर लोगों के खाते में किए हैं। राज्य सरकार का आंकड़ा मिला लेंगे तो यह दुगुना 3 गुना हो सकता है। भारत की पारंपरिक समझदारी के मुताबिक सरकार अमीरों से टैक्स वसूलती थी, गरीबों में बांट देती है। लेकिन कई आर्थिक जानकार मानते हैं कि अमीर तो छोड़िए, अब फ्री बीज इसका भार मिडिल क्लास के कंधों पर आ गया है। वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने मौजूदा आर्थिक स्थिति पर क्या लिखा है? द प्रिंट के संपादक और जाने माने पत्रकार शेखर गुप्ता ने अभी अपनी न्यूज वेबसाइट पे एक दिलचस्प आर्टिकल लिखा और उसका ये आर्टिकल में यह कहना था कि मध्यम वर्ग जो इस देश का 40 से 45 करोड़ की आबादी है वो नरेंद्र मोदी के लिए नया मुसलमान बन गया है। और इसके पीछे वो आर्गुमेंट क्या देते हैं? उनका ये कहना है कि एक तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, सरकार उसके ऊपर भी एक अतिरिक्त जो है टैक्स लगा रही है और इस बात के रिसीविंग एंड पे जो है मध्यम वर्ग के लोग हैं, क्योंकि महंगाई दर बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उनको चुकाने का जो मदा है, चुकाने की जो जिम्मेवारी है वो मध्यम वर्ग के ऊपर ही है। दूसरी तरफ मध्यम वर्ग जहां पे अपनी बचत कर रही है शेयर मार्केट में चाहे सोने में, वहां भी सरकार जो है दोनों हाथों से टैक्स वसूल रही है। शेखर गुप्ता कहते हैं कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर टैक्स लगाया गया है, शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया है। सालाना किसी को अगर 10 लाख से ज्यादा डिविडेंड से कमाई हो रही है उसके ऊपर अलग से सरचार्ज लगाया गया है। 50 लाख से 1 करोड़ की इनकम पर उसको अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता है। ये तमाम तरीके की जो चीजें हैं, जैसे सोने के ऊपर 10% आयात शुल्क था तो उसको बढ़ा करके 10 से 12.5% यानी 12.5% कर दिया गया है। तो यह तमाम किस्म की चीजें हैं जिसके ऊपर शेखर गुप्ता कहते हैं कि मध्यम वर्ग जो है वो अकेला ऐसा वर्ग है जिसके पास में कोई टैक्स सेवन नहीं है, जहां पर वो अपनी इलीगल मनी जो है उसके
उसके मतलब वो इलीगल किसी प्रकार धंधा नहीं करते हैं, अमीरों की तरह नहीं, उसके पास में जो गरीब वर्ग के हैं उसके पास तो तमाम लोग हितकारी जो योजनाएं हैं, वेलफेयर स्कीम है, उसका भी लाभ उन्हें मिल रहा है, वो भी उनको नहीं मिल रहा है। तो ऐसा वर्ग है जो अपनी ईमानदारी से अपना टैक्स दे रहा है, मेहनत से काम कर रहा है और सबसे ज़्यादा आर्थिक बोझ झेल रहा है। तो ये शेखर गुप्ता का आर्गुमेंट था और ये आर्गुमेंट कई लिहाज से ठीक भी दिखाई देता है। एक तरफ शहरों में रह रहा मध्यम वर्ग दबाव में है, दूसरी तरफ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं। भारत में खेती जीडीपी में 16% का योगदान देती है, हमारे कुल एक्सपोर्ट्स का 10% भी इसी सेक्टर में आता है। लेकिन भारत की 42% वर्क फोर्स खेतों से जुड़े काम और उससे जुड़े कारोबार में लगी है। मतलब कि खेती देश में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। आप इसे अंधी बेरोजगारी कह सकते हैं, लेकिन पिछले कई दशकों में इस आंकड़े में कोई हलचल नहीं देखी गई है। 2026 में जो सुपर एल निनो का नया साल बताया जा रहा है और इसमें कहा जा रहा है कि मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल पिछले बाकी सालों से सामान्य से 10% कम बारिश हो सकती है। पिछले एक दशक से भारत ने मानसून की मार नहीं देखी, लेकिन इस बार इसकी प्रबल संभावना जताई जा रही है। अब इस पूरे सूरत हाल को समझिए कि एक तरफ विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव है, जिसके चलते महंगाई बढ़ रही है। फरवरी में महंगाई दर 3.2% थी और मई महीने में 4% पहुंच गई है, जिससे रोजमर्रा के सामानों की कीमतें बढ़ रही है। यह मध्यम वर्ग के लिए परेशानी का वजह बन सकता है। दूसरी तरफ खराब मानसून की आशंका है, जिससे अगर महंगाई दर और बढ़ने की जो आशंका है वो बढ़ जाती है। ऊपर से वेस्ट एशिया का युद्ध, जिसका भविष्य अभी साफ नहीं है, इन कई फैक्टर्स के साथ आने से देश की अर्थव्यवस्था की गति का धीमा होना तय माना जा रहा है। आपके हिसाब से देश में क्या सच में आर्थिक सुनामी आने वाली है, या आर्थिक झटके लगेंगे, या फिर भारत इन तमाम झटकों और धक्कों से उभरने में कामयाब रहेगा? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे पास जो जानकारी थी, अलग अलग फैक्टर थे, आपको जोड़ करके बताए। देखते रहिए पढ़ो भारत सच्चिदानंद के साथ। रिपोर्ट अगर सही लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।